सैन फ्रांसिस्को के तट से 30 मील दूर कुछ द्वीपों का समूह है जिन्हें साफ दिन में देखा जा सकता है। करोड़ों लोग इतने पास हैं कि वहां जा सकते हैं, लेकिन उनमें से लगभग किसी को नहीं पता कि यहां क्या हुआ था। ये द्वीप अनछुए, सुरक्षित और शांतिपूर्ण लगते हैं। ये प्रशांत तक की सबसे भयावह पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हो सकती है, क्योंकि सतह के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे हमने वहां रखा था और फिर कभी वापस लेने नहीं आए। द्वीपों और नुकीली चट्टानों के संयोजन ने इन्हें शैतान के दांत वाला द्वीप का उपनाम दिलाया। ये है फेरालॉन द्वीप समूह। ये सैन फ्रांसिस्को का हिस्सा है, लेकिन अल्काट्राज की तरह यहाँ कोई टूर नहीं होते। कोई फेरी लोगों को वहां लाने ले जाने का काम नहीं करती। यहाँ उतरने की कोशिश करने वाले लगभग सभी गिरफ्तार हो सकते हैं, और यह उनकी सुरक्षा के लिए भी है। 5 मील लंबी इन द्वीपों की कतार में ये छोटे छोटे दूर दराज के टापू हैं, जिनमें लगभग कोई उपयोगी जमीन नहीं है। यहाँ कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, कोई कस्बा नहीं है और कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ मुश्किल से द्वीप हैं, कुछ सिर्फ काले पत्थर हैं जिन पर पक्षियों की बीट है। यह अलगाव संयोग नहीं, बल्कि जबरन लागू किया गया है। आज फेरालॉन द्वीप एक संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है। सरकार ने इनकी घेराबंदी की है और अमेरिकी मत्स्य और वन्यजीव सेवा प्रवर्तन में पूरी सख्ती बरतती है। अवैध घुसपैठ करने वालों को भारी जुर्माना और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। तो सवाल यह है कि लाखों लोगों के इतने करीब होने के बावजूद इस जगह को इतनी सख्ती से क्यों नियंत्रित किया जाता है? ऊपर से यह अमेरिका के सबसे संरक्षित पारिस्थितिक तंत्रों में से एक लगता है, और पास से देखने वालों को यह किसी प्राकृतिक अजूबे जैसा दिखता है। यह दुनिया के सबसे अछूती जगहों में से एक लगता है, और यहीं से असली विरोधाभास शुरू होता है। फेरालॉन द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री पक्षी आबादियों में से एक का घर है, जहां 2.5 लाख से ज्यादा पक्षी रहते हैं। पूरी चट्टानें घोंसला बनाने वाली कॉलोनियों से ढकी हुई हैं, और ये रहस्यमय द्वीप सिर्फ इन्हीं के घर नहीं हैं। सील और सी लायन भी किनारों पर भरे हुए हैं। नीचे पानी में ग्रेट व्हाइट शार्कें तटरेखा पर गश्त करती हैं, क्योंकि वह शिकार बहुत मिलता है। ब्लू व्हेल, हम्पबैक, ऑर्का भी इन पानियों से गुजरते हैं। ये प्रशांत महासागर का समृद्ध समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। फेरालॉन द्वीपों पर समुद्री पक्षियों की आबादी बढ़ी है। यहाँ से विलुप्त माने गए पक्षी लौट आए हैं, और सर्दियों में प्रवासी पक्षी इस द्वीप पर टिक रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से इस क्षेत्र में बहुत कम मानवीय गतिविधि रही है। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र असामान्य इसलिए हैं कि वे व्यवधान पर तेज प्रतिक्रिया करते हैं, न कि सिर्फ फलने फूलने के कारण। अधिकांश तटीय पर्यावरणों में मानवीय प्रभाव और पारिस्थितिकीय पतन के बीच एक बफर होता है। यहाँ वह बफर बहुत पतला है। ये प्रणाली नाजुक नहीं, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि यहाँ सब आपस में गहराई से जुड़े हैं। शिकारी, शिकार, प्रवास मार्ग, प्रजनन स्थल सभी एक ही जल क्षेत्र में मिलते हैं। कुछ भी बदलने पर वो पूरे सिस्टम में तेजी से फैलता है, जिससे अगला हिस्सा नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका ने प्रशांत तट के जैव विविधता से भरपूर द्वीपों में से एक को परमाणु कचरा फेंकने की जगह कैसे बना दिया? वहां अब भी क्या बाकी है? परमाणु हथियारों के विकास से अधिक रेडियोधर्मी कचरा बन रहा था। जैसे ही साफ हुआ कि यह कचरा कैंसर का खतरा है, सरकार ने इसे फेंकने के लिए एकांत जगहें खोजनी शुरू की, और फेरालॉन द्वीप समूह सरकार के निशाने पर आ गया। 1946 में द्वीप के आसपास के पानी को परमाणु कचरा निपटान स्थल बनाया गया। अगले 14 वर्षों तक ये द्वीप ग्राउंड जीरो बन गया, जहां हजारों बैरल परमाणु कचरा समुद्र में फेंका गया और समुद्र तल पर जमा हो गया। 2 डंप साइटें थीं। एक में लगभग 3,500 कंटेनर थे, और दूसरी जो बड़ी थी उसमें 44,000 कंटेनर थे। 47,500 बैरल ऐसे समुद्र तल पर पड़े हैं जिसका उन्हें गिराए जाने के बाद से कभी पूरा मानचित्रण नहीं हुआ। उस समय पर्यावरणीय संवेदनशीलता नहीं, बल्कि अलग थलग रहना जरूरी था। फेरालॉन द्वीप चुने गए क्योंकि वहां पहुंचना मुश्किल था, और यही अहम था। नौकरशाही भाषा में दूरस्थ का अर्थ खाली नहीं होता। इसका मतलब है ऐसा स्थान जहां आपदा के गवाह या उसका रिकॉर्ड कम हो, या तुरंत सुधारना संभव न हो। ये आधिकारिक तौर पर निम्न स्तरीय कचरा था, पर कई ड्रमों की असली सामग्री पूरी तरह दर्ज नहीं हुई थी। कुछ रिकॉर्ड अधूरे या गायब हैं। तब समुद्र में कचरा डालने के लिए कोई केंद्रीकृत डिजिटल मैपिंग सिस्टम नहीं था। निर्देशांक मैन्युअल रूप से दर्ज होते थे। कभी कभी जहाज की स्थिति का अनुमान लॉग से लगाया जाता था, जो मौसम और धाराओं के कारण
कई मील भटक सकते थे। इसका मतलब है कि आज भी वैज्ञानिकों के पास यह सटीक जानकारी नहीं है कि हर जमाव कहां पर है। यहाँ समुद्र तल स्थिर नहीं है। गाद का खिसकना, समुद्री भूस्खलन और टेक्टोनिक दबाव से बैरल न सिर्फ जंग खाएंगे बल्कि अपनी जगह भी बदल सकते हैं। वैज्ञानिक ये नहीं पता कर सकते कि उन्हें शुरू में कहां छोड़ा गया था, और वे ये भी नहीं पता कर सकते कि वे अब कहां हैं। हमें पता है कि ये डंपिंग 1970 तक जारी रही, जब सरकार ने समुद्र में परमाणु कचरा डालना बंद कर दिया। सरकार कहती है कि विकिरण से पर्यावरण को खतरा नहीं है, क्योंकि 1980 तक इसका अधिकतर क्षय हो गया था। लेकिन क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? नीचे इतना रेडियोधर्मी पदार्थ है कि पास जाने पर जान जा सकती है। एक रिसाव ही काफी है। हालांकि ये पता नहीं है कि इस दौरान समुद्री जीवन पर इसका क्या असर पड़ा, खासकर उन प्रवासी प्रजातियों पर जो लंबे समय तक इन चट्टानी उभारों पर रहती हैं। कम से कम इसे सुरक्षित तरीके से निपटाया गया है ना? असल में निपटान की प्रक्रिया और भी ज्यादा चिंता बढ़ाती है। लीक हुई जानकारियों से कई लोग मानने लगे हैं कि हालात सरकार की बातों से ज्यादा खराब हैं। एक तो शुरुआती निपटान का तरीका यह था कि बैरल्स को कंक्रीट से भारी किया जाए और फिर उन्हें पानी में गिरा दिया जाए, और यह तरीका हमेशा काम नहीं करता था। सैनिकों ने नया तरीका अपनाया। उन्होंने बैरल्स को डुबोने के लिए राइफल से गोली चलाई, जिससे कुछ बैरल्स समुद्र तल तक पहुंचने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गए। ये छिपा हुआ नहीं था, ये कानूनी था, इसकी मंजूरी भी थी और किसी ने सवाल नहीं उठाया। अक्सर छूटने वाली बात यह है कि ये ऑपरेशन कैसे होते थे। सामान हमेशा एक ही जगह से नहीं आता था। इसके बजाय कई लैब्स, सैन्य ठेकेदार और नौसेना की सुविधाएं सभी एक ही परिवहन मार्ग में शामिल थीं। तो एक ही बैरल में अलग अलग स्रोतों से आई चीजों का मिश्रण हो सकता था, और यही अंत नहीं था। 1951 में यूएसएस इंडिपेंडेंस, जिसे बिकनी एटोल में परमाणु परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसे परमाणु कचरे से लादकर जानबूझकर डुबो दिया गया। रेडियोधर्मी जहाज का ढांचा समुद्र की तलहटी में पड़ा रहा जब तक उसे 2015 में दोबारा नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उन्हें लगा था कि समुद्र में जो कुछ भी फेंकेंगे वो सब कुछ ले लेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इससे फैरलोन द्वीप अब जंगल जैसा नहीं बल्कि बारूदी सुरंगों के मैदान जैसा महसूस होता है। हालांकि सरकारी तौर पर कहा जाता है कि ये इलाका सुरक्षित है, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं। एक तो उन बैरल्स की सही जगह किसी को नहीं पता, और ना ही उनकी हालत का पता है। परमाणु विशेषज्ञों का कहना है कि इन बैरल्स को छेड़ने से उनसे ज्यादा रिसाव होता है, बजाय इसके कि उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए। और इन्हें निकालना सिर्फ महंगा ही नहीं है, गहराई में जंग लगे बैरल्स को छेड़ने से उनसे ज्यादा प्रदूषण फैलने का खतरा है, बजाय इसके कि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाए। सफाई की प्रक्रिया खुद असली डंपिंग से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। अगर अचानक कोई रिसाव हो जाता है तो वो सिर्फ उस इलाके को ही प्रदूषित नहीं करेगा, बल्कि आसपास के पानी में भी जहरीला बादल छोड़ देगा। तुरंत आसपास का इलाका घातक रूप से रेडियोधर्मी हो जाएगा, जिससे वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति, गोताखोर, शोधकर्ता या गुजरते जहाजों पर मौजूद लोगों को प्रतिक्रिया करने से पहले ही गंभीर विषाक्तता का सामना करना पड़ेगा। कोई चेतावनी नहीं, कोई दिखने वाला संकेत नहीं, बस एक खामोश फैलता हुआ खतरा। तो आखिर वहां नीचे अभी क्या पड़ा हुआ है? 1980 में ईपीए ने क्षेत्र का नक्शा इसलिए बनाया क्योंकि किसी को नहीं पता था ये द्वीप लोगों या जानवरों के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि द्वीप सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जानवरों में विकिरण के स्तर पाए। सरकारी स्थिति यह है कि ये स्तर इतने कम हैं कि कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच भी है। असल में उन 47,500 बैरल में से किसी की भी पूरी जांच नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ डाले गए सामान तक सीमित नहीं है। बात यह है कि समय के साथ उसके साथ क्या हो रहा है। स्टील में जंग, कंटेनर कमजोर, सीलें फेल हो रही हैं, और ये दशकों से सबकी नजरों से दूर हो रहा है। अगर आज धीमा रिसाव शुरू हो तो सतह के जैविक नमूनों में दिखने से पहले महीनों तक पता नहीं चलेगा। 1980 के दशक में समुद्र में विकिरण के आधारभूत स्तर दुनिया भर में तय हो रहे थे। लोग जब सुरक्षित सीमा की बात करते थे तो वे हमेशा दीर्घकालिक जमाव पर आधारित नहीं होती थीं, बल्कि अक्सर उनकी तुलना उस समय के ज्ञात औद्योगिक संपर्क स्तरों से होती थी। और ये दोनों चीजें हमेशा मेल नहीं खाती। जो चीजें अल्पकालिक माप में स्वीकार्य लगती हैं, वे वर्षों तक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में फैलने पर अलग व्यवहार कर सकती हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार फिलहाल यथास्थिति बनाए रखना ही सबसे अच्छी रणनीति है और कोई सक्रिय बरामदगी अभियान नहीं है। रेडियोधर्मी बैरल शायद अनिश्चित काल तक वही रहेंगे। वे 50 साल से वहां हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोई बड़ा रिसाव होना होता तो अब तक हो चुका होता, है ना? फैरलोन द्वीपों के पास बैरलों पर जो सुरक्षात्मक परत थी वो अब सही सलामत नहीं है, वो पहले ही टूटने लग गई है। ये कंटेनर इतने लंबे समय तक टिकने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। अब इन्हें हिलाने की कोई भी कोशिश खुद कारण बन सकती है। जैसे ही भारी मशीनरी संपर्क में आएगी वो कमजोर बैरल फट जाएंगे। दूसरे शब्दों में, दखल अंदाजी से रिसाव का सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि उससे रिसाव निश्चित रूप से होगा। इसका मतलब है इलाके का फिर से नक्शा बनाना, कंटेनमेंट मॉडल और सिमुलेशन चलाना। असल में ये कुछ न करने से ज्यादा जटिल हो जाता है। दखल देने के अपने ही खतरे हैं। पर्यावरणविद इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित हैं, क्योंकि किसी आपदा से रेडियोधर्मिता बड़े स्तर पर फैल सकती है। ये ऐसा है जैसे अनजाने में तबाही की ओर बढ़ना। समुद्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर यह रिसाव होता है तो वो यहीं नहीं रुकता, इधर उधर फैलकर अभयारण्य से भी आगे चला जाता है। ये सब कुछ लाखों आबादी वाले शहर के पास ही हो रहा है। अगर फेरालोन द्वीप के पास बड़ा परमाणु रिसाव हो जाए तो क्या होगा? सबसे डरावना यह है कि किसी के पास इसका जवाब नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़े पैमाने की आपदा होगी, एक बड़ा हादसा जो तुरंत संकट पैदा कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो अनगिनत मात्रा में रेडियोधर्मिता गहराई में फैल जाएगी। ये पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा होगा और द्वीपों के आसपास 32 से 48 किलोमीटर का मौत का इलाका बन जाएगा। असली खतरा वो है जो इसके बीच से गुजरेगा। प्रशांत सैल्मन कैलिफोर्निया से अलास्का तक आते जाते हैं। ब्लूफिन टूना पूरा प्रशांत महासागर पार करते हैं। समुद्र तल पर भोजन करने वाले जीव समुद्रगात से प्रदूषण सोख लेंगी। नीचे शुरू होने वाली चीजें वहां ज्यादा नहीं टिकती। अगर परमाणु सामग्री की सांद्रता काफी गंभीर हो तो यह जहरीलेपन की एक श्रृंखला और वन्य जीवों को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकती है। यह स्थानीय आबादी के लिए बड़ा खतरा है जो इसी संतुलन पर निर्भर है। इससे संरक्षित अभयारण्य में दशकों की बहाली का काम पीछे चली जाएगी। क्षेत्र में कुछ पहले से ही संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए यह अंत की शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा निकटता नहीं बल्कि अदृश्यता है। कण प्रशांत महासागर और खाद्य श्रृंखला में फैलेंगे, जिससे ये कैलिफोर्निया से आगे भी जा सकते हैं। प्रवासी मछलियां और समुद्री धाराएं रेडियोधर्मी पदार्थ को पश्चिमी तट के ऊपर नीचे ओरेगन तक और एशिया व यूरोप की ओर ले जाएंगी। व्यावसायिक मछली पकड़ने के जल क्षेत्रों में निरंतर रियल टाइम विकिरण निगरानी नहीं है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की समुद्री भोजन निगरानी प्रणाली भी लगातार निगरानी के बजाय समय समय पर लिए गए नमूनों पर निर्भर करती है। जंग लगे बैरल से धीमा रिसाव किसी प्रोटोकॉल को सक्रिय नहीं करता, क्योंकि आपातकाल घोषित नहीं हुआ। जब तक व्यावसायिक मछलियों में संदूषण का स्तर उस सीमा तक पहुंचता है जिससे परीक्षण शुरू हो, तब तक वो मछली पहले ही वितरण में आ चुकी होती है। खाद्य श्रृंखला में लगातार कम स्तर की संदूषित मछलियों की उपस्थिति से अब भी दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। चिंता केवल तीव्र संपर्क की नहीं, बल्कि समय के साथ होने वाले संचयी प्रभावों की भी है। सैन फ्रांसिस्को के निवासियों के लिए फेरलोन द्वीप शायद बस बाद में याद आने वाली कोई बात, साफ दिन में क्षितिज पर एक धुंधला सा निशान या उनके जीवन की एक फुटनोट है। उनमें से कई ने कभी द्वीप के आसपास के पानी में नहीं गए हैं या दूरबीन से भी उन्हें नहीं देखा है। जो लोग उनके बारे में जानते भी हैं, उनके लिए वे बस एक जिज्ञासा से ज्यादा कुछ नहीं हैं। 30 मील दूर और कहीं सतह के नीचे 47,500 बैरल वही कर रहे हैं जो स्टील 75 साल तक खारे पानी में रहने पर करता है। समुद्र की याददाश्त लंबी होती है और फेरलोन द्वीप समूह और उसके आसपास के इलाकों का भविष्य शायद इसी पर निर्भर हो कि समुद्र अपने राज कब तक छुपा सकता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।